बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ता पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर कुछ ऐसी खबरें सामने आई इस हफ्ते के अंदर जो कि आज से पहले पाकिस्तानी तारीख के अंदर नज़र नहीं आई। लेकिन उस खबर पर जाने से पहले आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जानिब से की गई है उस पर बात करते हैं, क्योंकि जब आज ये खबर सामने आई कि नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं तो ये तासुर सामने आया कि आज वो बात करेंगे जो गिरफ्तारियां पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर हुई हैं, ख़ासतौर पर जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के हवाले से। आज वो इस चीज़ का जवाब लेकर ज़रूर आएंगे कि उनको क्यों निकाला गया था, लेकिन आज फिर वो सवाल के साथ आए। उसके साथ साथ ये भी आज सोचा जा रहा था कि वो बात करेंगे कि मुल्क में जो महंगाई है उस पर बात करेंगे। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल में बैठकर जो बयानात दे रहे हैं वो उस पर बात करेंगे। वो मुस्तकबिल क्या होगा इस हुकूमत का, किस तरह मुल्क की सिमत को दुरुस्त किया जाएगा, वो उस पर बात करेंगे। लेकिन आज नवाज शरीफ की जानिब से इस किस्म की कोई बात नहीं की गई। आज मरियम नवाज के हमरा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने 1 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपये कमी कर दी है। और इसके अलावा जितनी भी तमाम बातें की नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में थे, जब वज़ीर आज़म थे और जब उनको उतारा गया तो उसके बाद से जो बयानिया उनका था आज वही बातें सारी दोहराई गई। 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गए हुए, लेकिन नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मुआशी हालात का जिम्मेदार जो है वो इमरान खान को ठहरा रहे हैं। नवाज शरीफ का कहना था महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं हैं, जबकि वो हैं जो आजकल जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसके साथ साथ नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि 19.5% शरह सूद पर कौन इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा। बहुत से सवालात उठाए, लेकिन उन्होंने मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उसके हवाले से कोई बात नहीं की। दूसरी जानिब एक अहम मामला जो कि गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर गिरफ्तारियों के सिलसिले में सामने आया, जिसकी पाकिस्तान के अंदर इससे पहले मिसाल नहीं मिलती, वो थे साबिक DGI फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से। और यह अहम मामला था। अब आज के इस प्रोग्राम में जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं वो ये है कि फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद कितने बाइख्तियार थे और उनके क्या सियासी रवाबित थे और वो किस तरह सियासी तौर पर मुलव्वस पाए गए हैं। ISI के जो सरबराह होते हैं उनकी तैनाती ना सिर्फ खबरों का हिस्सा रहती है, बल्कि जब वो अपने इस ओहदे से सबकदोश हो भी जाते हैं तो तब भी वो खबरों का हिस्सा रहते हैं। और मुतअद्दिद मौक़े ऐसे होंगे जहां पर आप ISI सरबराह के नाम को तारीख में देखेंगे और आज भी उनका नाम गूंजता हुआ नजर आएगा। आप हमीद गुल का नाम आज भी सुनते होंगे, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ का इल्म जो है वो आपको कम ही होगा। इसी तरह ज़हीरुद्दीन इस्लाम 2014 के हवाले से जो धरने हुए थे उनमें उनका नाम आज भी घूमता है। और इसी तरह जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद भी खबरों की जीनत बने हुए हैं और उसके साथ साथ उन पर मुकदमात भी हो रहे हैं। और इतनी बड़ी कार्रवाई जो उन पर की जा रही है, फील्ड कोर्ट मार्शल, ये भी आपने इससे कबल कम ही देखा होगा। और इस कदर मीडिया पर उसको लाना और उसके बाद क्या उससे रवाबित हो सकते हैं, क्या कनेक्शन हो सकते हैं, किस सियासी जमात को वो फ़ायदा पहुँचा रहे थे, ये भी एक अहम मामला है जिस पर आज के अंदर प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। और साबिक IG जेल खानाजात पंजाब शाहिद सलीम बेग को भी हिरासत में ले लिया गया है। इनका भी लिंक जोड़ा गया है कि इमरान खान के साथ रवाबित के हवाले से शायद एक पूरा नेटवर्क मौजूद था जिसकी ये सरबराही कर रहे थे, तो इनको भी गिरफ्तार करके अब तफ्तीश का आगाज़ किया गया है। इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उसके साथ साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, कादर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तारिक फजल चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगा। बहुत उम्मीदें थी कि आज जब नवाज शरीफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बात करेंगे जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं शायद ये इस बात का जवाब भी होगा इसी के अंदर कि उनको क्यों निकाला गया था, लेकिन उन्होंने फिर वही सवालात दोहरा दिए। क्यों नवाज शरीफ की साहब की जानिब से जो सबसे अहम खबरें थी उन पर बात नहीं की गई? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत देने के लिए। देखिए, जिन सवालात का आप कह रहे हैं कि उन पे बात नहीं की गई और जो मौजूदा गिरफ्तारियां हो रही हैं उस हवाले से, वो मियां नवाज शरीफ साहब का बनता नहीं है कि वो इन गिरफ्तारियों के हवाले से कोई इस पे कमेंट करें। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद बराह रास्त जिस तरह उनके साथ केसेस बनाए गए, नाइंसाफ़ी की गई और झूठे बेबुनियाद मुकदमात और इंतहाई भोंडे तरीके से उनका ट्रायल और फिर उसके बाद मुतनाज़ा फैसले जिसके नतीजे में उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, नाअहल किया गया, उन्हें पाबंद सलासल किया गया, वो सारे वो अदवार थे कि जिसमें
जनरल फैज का जो नेटवर्क है वो मुकम्मल तौर पे सरगर्म अमल था सियासी तौर पे, और टेक्निकली जो चीज़ों को जिस तरह वो हैंडल करते रहे हैं, तो वो एक तरह से उस सारे सिलसिले का शिकार रहे। तो अब मैं समझता हूँ कि वो अगर इसमें कोई अपनी किसी राय का इजहार करते, वो यकीनन ये लगता कि वो कोई शायद अपना उनके अंदर कोई स्कोर सेटल करने का जज्बा है, कोई इंतकाम का जज्बा है, जो कभी भी मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत का हिस्सा नहीं रहा। वो जनरल मुशर्रफ हों, जनरल फैज हों, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बहैसियत जनरल मुशर्रफ एक आर्मी डिक्टेटर के, और जनरल फैज साहब की जो बातें आप सामने आ रही हैं वो आप नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन आपने खुद कहा कि ये का निशाना नहीं बनाया। आपने खुद ये कहा कि डॉक्टर फैज का एक नेटवर्क था जिसके वो खुद मुतासरा थे नवाज शरीफ साहब, तो फिर ये सवाल उन्होंने उठाया कि मुझे क्यों निकाला, तो इन गिरफ्तारियों से इसका जवाब नहीं मिला? नहीं, गिरफ्तारियां जो हैं वो एक नेटवर्क जो मियां नवाज शरीफ साहब को जनरल फैज के हवाले से मैंने बात की, उन्हें निकालने के हवाले से सरगर्म अमल था, लेकिन जो उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो इसलिए नहीं किया गया कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया था। उन्हें गिरफ्तार इस बुनियाद पे किया गया है कि जो उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रही, और उसके बाद वो नेटवर्क जो जिसका वो हिस्सा थे और जिसकी सरबराही इमरान खान साहब कर रहे थे, उसका रियासत के खिलाफ बयानिया। देखें, ये सियासत में शख्सी तौर पे अगर आप किसी के खिलाफ कोई बयान दे रहे हो, किसी के खिलाफ कोई काम कर रहे हो, तो सियासत का मतलब ही ये है कि आप अपने सियासी मुखालिफिन के हवाले से, और देखें हमारे दौर में कितने वज़रा गिरफ्तार रहे। मियां नवाज शरीफ साहब की बात मैंने की, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमारे मुतअद्दिद लीडर्स जो हैं वो जेल के अंदर रहे, लेकिन उनका हमने कभी उस तरह सियासी अंदाज से बात की है, कभी गिला नहीं किया कि हम इसका इंतकाम लेंगे और हम भी आपको उसी तरह अंदर करेंगे। तो ये सियासत का हिस्सा होती हैं। वो क्या एक सीनियर सियासतदान कहते होते हैं कि जो जेल है वो एक यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो सीखते भी हैं और उनकी ट्रेनिंग होती है, मतलब एक ऑन लाइटर साइड। तो वो कोई इंतकाम लेने वाली उस तरह की बात नहीं। लेकिन मैं जिस नेटवर्क की जनरल फैज अमीद के हवाले से और एक मखसूस सियासी जमात PTI की बात कर रहा हूँ, वो बयानिया जो अब आप देखने में आया है वो एंटी स्टेट बयानिया है। वो रियासत के खिलाफ है, रियासती इदारों के खिलाफ है, इदारों के सरबराहों के खिलाफ है, और उन्हें टैग कर करके कभी सकूत ढाका से मिलवाना, उन किरदारों से तशबीह देनी, कभी मीर जाफर, मीर सादक कहना, जो खुद इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कहते रहे हैं, कभी कहना जनाब के जानवर हैं, कभी कुछ और कह देना। ठीक है, लेकिन उसके बाद आजकल के दौर में सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो कतई तौर पे नाकाबिले कबूल है। मैं डॉक्टर साहब इससे पहले मैं बाकी मेहमानों पे और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया। मैं बाकी मेहमानों पे जाने से पहले एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये बताइएगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पंजाब के हवाले से तरक्याती सूरत हाल की बात की और रिलीफ की बात की, और किसी चीज की उन्होंने बात नहीं की। तो क्या वो सिर्फ मरियम नवाज की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकली तौर पर, और उनकी सारी जो है बतौर कायद नून लीग सारी तवज्जो पंजाब हुकूमत की तरफ है? वफाक मुकम्मल तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ अकेले संभाल रहे हैं, जो भी फैसले कर रहे हैं वो अकेले कर? मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो हुकूमती इंतजामी अमूर हैं उनसे ज़्यादा वो मुस्लिम लीग नून की जो सियासी अमूर हैं उनको बहैसियत सदर देख रहे हैं। पार्टी की तंजीम नौ, पार्टी को जो है वो जदीद खतूत पर उस्तवार करना, पार्टी के वर्कर्स, पार्टी की हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उनके साथ रवाबत, तो वो पॉलिटिकल साइड जो है उसको, और उन्हें सदर मुंतखब किया है हमारी सीनियर क़यादत ने कि पार्टी के जो सियासी हमारे अमूर हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब जो ठीक है ये सियासी तौर पर अमूर देख रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के अमूर देख रहे हैं। बाकी जितना भी वजन है सियासी फैसलों का जो हुकूमत कर रही है वो शहबाज शरीफ साहब के कंधों पर है। हुमायूं अहमद साहब, आज फिर उन्होंने गिला किया नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा मुल्क की जो ये हालत है ये तो आप लोग करके गए हैं, आप लोग ऐसा क्या करके गए हैं कि अभी तक 3 साल हो गए हैं मुल्क संभल नहीं पा रहा, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। एक ज़माने में 50-50 प्रोग्राम होता था, उसमें वो कहते थे बाबा बच्चे, तो वो जो बाबा बच्चे होते हैं ना वो इसी तरह करते हैं। अच्छा, मैं तारिक फजल चौधरी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने 3 बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा है कि जेल जो होती है वो इंस्टीट्यूशन होती है और यहाँ पे पॉलिटिशियन सीखते हैं, लेकिन जो नालायक स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन से भाग जाते हैं। 2 दफ़ा इंस्टीट्यूशन में दाखिल किया, दोनों दफ़ा भाग गए।
अच्छा, फिर उन्होंने बात की कि जो रियासत है, एज अ रियासत के खिलाफ वाली बात नहीं, और उन्होंने कहा जो इंडिविजुअल्स है उनके खिलाफ बात हो जाती है। इन लोगों ने जनरल बाजवा के, जनरल फैज के और हर एक जनरल के इंडिविजुअली और एज अ रियासत इन लोगों के जलसों में नारे लगे हैं। आपने भी सुने, मैंने भी सुने। अच्छा, ये याद रखें, जिस जनरल फैज की ये बात कर रहे हैं, इनके डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज, इन दोनों को जनरल बाजवा के ससुर की सिफारिश पे मियां नवाज शरीफ साहब ने इनके साथ जो एहसानात किए हैं, ये सारी जिंदगी इनको याद करना चाहिए और उन्हीं की बेसिस पे इनको किसी पोजीशंस पे लगाया है या क्या किया है। और ये याद रखिए, इनके खिलाफ ये जो केस हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस है, ये ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम का है, उसके बाद का नहीं है। उस टाइम के अंदर ये सब कुछ हुआ है। तो या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये कहलवाया होगा कि ये कर लो, और या फिर उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने कहा होगा, क्योंकि डीजीसी तो मेजर जनरल होता है, वो बेचारा अकेला ये सब कुछ शायद ना कर सके या कर सके, आई डोंट नो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनके अंडर आते थे, तो हो सकता है इन्होंने किया। तो आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब ने आज जिक्र क्यों नहीं किया इस गिरफ्तारी का? देखिए, उन्होंने जिक्र, आप मुझे एक बात बताएं, उनके चाहे आप ख्वाजा आसिफ साहब को देख लें, चाहे आप एहसन इकबाल को देख लें, चाहे इनके जो लीडर थे, पीडीएम के लीडर थे मौलाना फजलुर रहमान, वो सारे एक ही बात कर रहे हैं कि जनरल फैज और जनरल बाजवा दोनों ने मिल के इन सबको बुलाया और इन सबको ऑफरें दी, और इनको ऑफरें की कि ये कर लो, पहले पंजाब, ये फिर बाद में फेडरल, या पहले फेडरल बाद में पंजाब, ये सारी चीजें इन्होंने कहा हुआ है। तो इन अदर वर्ड्स दे आर एक्सेप्टिंग कि भाई उन्होंने कहा और इन्होंने उस क्राइम में उनके साथ मिले हुए थे। तो ये सारी चीजें जो थी, तो उधर से ही तो ताना बाना शुरू होती है। अच्छा, तीसरी बात, आपने जो पंजाब की बात की और आपने कहा कि फेडरल में है, देखिए इनके अंदर एक बहुत बड़ी डिवाइड है। और दूसरी बात ये, वो इसलिए मरियम नवाज साहिबा के साथ ज्यादा है कि हमने 14 अगस्त को देख लिया था कि एक सेंटेंस नहीं लिख सकी वो, का की, वो किसी जमाने में ख्याल में कोई इंडियन मूवी भी थी, की वाली कोई थी, उसी में जाके ये लोग भूल गए, इनसे आगे नहीं लिखा जाता। ये लोग बुजदार को बुरा भला कहते थे, बुजदार पूरा चैप्टर लिख सकता था उर्दू में। वो तो वसीम अकरम प्लस थे ना इमरान खान के। मैं जरा कादर खान मंदोखेल साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ ना सर। ये तो सोचिए, एक सेंटेंस, पंजाब का चीफ मिनिस्टर एक सेंटेंस नहीं लिख सका। लेकिन ये जरूर सही कहती हैं कि इन्होंने बहुत सही बात की कि टिकटॉक बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत, जितनी मेहनत इन्होंने अपने वो क्या कहते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर पे किया था, इतनी मेहनत अगर अपने तालीम पे कर लेते तो शायद आज ये दिन। मेरे ख्याल से कामयाबी को इस तरह की बातों में हमें सब नहीं जांचना चाहिए। वो तो इमरान खान साहब के अकाउंट था और उस पर भी पीडीए वाले कहते थे एक दिन में कितने फॉलोअर्स आ गए। कादर खान मंदोखेल साहब, पंजाब की सियासत पर नवाज शरीफ साहब जो है, और ख़ासतौर पर पंजाब की जो कारकर्दगी है और इंतजामी मामलात हैं, अब वो उसको रन कर रहे हैं मरियम नवाज के साथ मिलकर, और मरियम नवाज तमाम मशवरे कर रहे हैं। लेकिन बिलावल साहब की बारे में आज एक खबर सामने आई, उन्होंने कहा कि अवाम महंगाई से परेशान है और वज़ीर आला पंजाब महंगे इश्तिहारात क्यों दे रही हैं, और ये उस इश्तिहार का जिक्र किया जा रहा है जो टाइम्स स्क्वायर पर शायद चला है। हुकूमत को मुआशी पॉलिसीज पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं हम टफ टाइम देंगे। कैसे टफ टाइम देंगे आप? देखिए, टफ टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई जिदबाजी में आ जाए। टफ टाइम का मतलब यही होता है, यकीनन हमने सपोर्ट की है, आवाम हमसे भी सवाल कर रहे हैं कि महंगाई क्यों ज़्यादा है, तो यकीनन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मुस्लिम लीग नून को बता दें कि बाबा आपका पिछले 3 साल से आपकी हुकूमत है। मैं 3 साल क्यों बोल रहा हूँ, जो दोनों निगरान हुकूमत थे वो सारे के सारे इस वक्त भी काबीना में बैठे हुए हैं। तो 3 साल मुस्लिम लीग नून ने, या आप ये करो कि हम और मौलाना साहब 16 महीने में साथ थे, आप उसको शुमार करें। आज अगर नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप गौर से देख ले, उसने ये ज़रूर कहा कि मुझे क्यों निकाला गया, लेकिन असल में वो कहना चाह रहा था मुझे क्यों बुलाया गया। आज भी वो ये चीज कह रहे हैं कि बाबा देखो मुझे क्यों निकाला गया, उसके तो मेरे ख्याल में उसको सुलह मिल गई है। मैं एज ए वकील आपको बता दूं, जो अपील का टाइम होता है वो 20 दिन, वो 4.5 साल बाद आ जाता है। एयरपोर्ट पे नादरा के अंगूठे लग जाता है,
और 7 मिनट के अंदर केस खत्म होता है, तो मेरा ख्याल में क्यों निकाला, तो फिर क्यों उसको बाल किया, तो ये मेरा ख्याल में गिला। वैसे आपने उसी वैसे आप लोगों ने उसी जमात को सपोर्ट करके वफाक की हुकूमत भी दे दी है जिसके बारे में आप ये बात कह रहे हैं। मैं जो मुकम्मल करूं, जी मैं मुकम्मल कर लूं। अब अच्छा, अब ये होता है ना, आप पिछले को भी छोड़ दें, इस हुकूमत के 2024 फरवरी के बाद आप मुझे एक मीटिंग, एक प्रोजेक्ट मुझे बता दो जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के बेटे नहीं बेटे हैं। मरियम नवाज साहब के साथ वो तंदूर के भी चक्कर लगा रहे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सारी शाबाशी उन्हीं को दे रहे थे। शहबाज शरीफ साहब को तो एक भी शाबाशी नहीं दी है, एक उसके कारण बल्कि तनकीद उल्टा की है कि महंगाई है, रिलीफ देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मैं 2-3 महीने से ये कहता आ रहा हूँ, इमाम मेमन साहब इस बात की गवाही देंगे कि नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली से खुश नहीं है, क्योंकि फॉर्म 47 का लेबल लगा हुआ है। वो चाहता है कौमी असम्बली टूट जाए, क्योंकि बड़ा सूबा पंजाब है जहाँ 141 जनरल सीटें रिजर्व डाल के 250 बन जाता है। वो चाहता है कौमी असम्बली के दोबारा इलेक्शन हो जाए ताकि मैं फिर सही तरीके से आ जाऊँ, वरना दूसरा रास्ता क्या। अच्छा, अब दूसरा देख लें, 2 आदमी आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। सबसे ज्यादा जनरल बाजवा का छेड़ता था ख्वाजा आसिफ, जिसने रात 12 बजे जनरल बाजवा को फोन किए। मेरे और हुमायूं साहब या चौधरी साहब के तो SHO तक रिसाई नहीं है। वो जनरल बाजवा आर्मी चीफ का नंबर डायरेक्ट रात 12 बजे करता है, बाबा मैं हार रहा हूं, मुझे जितवा दो। सुबह वो जीत भी गया। दूसरा आपको फैसल बाड़ा, जहां आपको जनरल फेस की जो है ना वो गीत गाते हुए थकता नहीं था। ये दोनों शख्सियत अचानक इन दोनों के खिलाफ आ गए, इसके पीछे क्या ये सवाल उठाते हैं कि अचानक ऐसा क्यों। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं। फिर रिलीफ की बातें सारे कर रहे हैं, रिलीफ आखिर मिल क्यों नहीं रहा, और ये भी, और फिर इस गिरफ्तारी जुड़े और बहुत से सवालात हैं कि किस पार्टी का ताल्लुक कैसे जोड़ा जा रहा है और क्यों जोड़ा जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जाने से पहले एक सवाल उठाया था कि जो गिरफ्तारी, अहम गिरफ्तारी इस वक्त जो है वो ज़ेर गुफ्तगू है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, ये फरमाइएगा कि इस मौके पर आपकी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से भी जोड़ा जा रहा है, और इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल फैज़ साहब जो है एक असासा थे। अब आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? अगर इसको 9 मई के हवाले से जोड़ा जाता है तो आपकी पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो अगर वो 9 मई के लिहाज से इसको जोड़ना चाहती है तो दे नीड टू रियली कम आउट विद द सॉलिड प्रूफ। खाली बातों से कुछ नहीं होगा, सॉलिड प्रूफ लेकर आए कि ये चीजें हुई थी, इस वजह से 9 मई हुआ था, ये सारा हुआ था, फलाना हुआ था। जब वो आ जाएगा उसके बाद हम उस पर कमेंट भी कर लेंगे। फिलहाल इट डजंट वारंट एनी कमेंट फॉर द सिंपल रीजन कि उनको जो पकड़ा है वो 2 चीजों पे पकड़ा है। एक, उनको पकड़ा है करप्शन में ड्यूरिंग मियां नवाज शरीफ के टेन्योर में। दूसरा, उनको पकड़ा है कि जब वो रिटायर हो गए थे उन्होंने शायद कोई वायलेशन की है या नहीं की है, उस चीज पे पकड़ा हुआ है। उसके अलावा कुछ नहीं पकड़ा। रही बात जो आपने कमेंट का, इमरान खान ने जो कहा है वो कौमी असासत है। देखिए, इमरान खान ने कहा है वो हमारे मीन्स इस मुल्क के कौमी असासत है, पाकिस्तानियों के, और उसकी वजह है। देखिए, उन्होंने एक रोल प्ले किया था एज ए DGISI। अच्छा, ये याद रखें कि जब अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तारिक साहब के जैसे इनके टेन्योर में, अच्छा ये जब जिस टेन्योर की वो बात कर रहे हैं कि जिस दौरान में उनके साथ ज्यादती हुई है, उस जमाने में तो ये ना DGISI थे ना कुछ थे, उस जमाने में तो ये DGC से थे। DGISI ये जुलाई 2019 में हुए थे और ये फिर हट गए थे 2021 में। इस दौरान में जो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई थी, एक ये हुई थी इस टेन्योर के दरमियान में सबसे कम दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है, तो जो कि क्रेडिट जाता है ISI को, और ऑब्वियसली ISI को जो हेड। हुमायूं मोहम्मद साहब ये फरमाइएगा, वो DGC थे जिस जमाने में उन पर एतराजात लगे, तो एक DGC पर इमरान खान साहब ने अपने कत्ल का इल्जाम लगाया होगा कि जो उन पर कातलाना हमला हुआ था। देखिए, वो आप इमरान खान से पूछ लें, वो उन्होंने अपने पर्सनल बेसिस पे एक इंडिविजुअल की बात की थी। अगर इस जमाने में जो ये कर रहे थे, ये तो कह रहे हैं कि उन लोगों ने पूरा एक सिस्टम वो किया। लेकिन दूसरी बात मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, दूसरी जो बात ये थी वो ये थी कि ड्यूरिंग जो अफगान
अफगान वॉर या अफगान जब सेटल हो रहा था उस जमाने में इन्होंने एक रोल प्ले किया था, और ये अमेरिका को इन्होंने वहां से एक एग्जिट, वो फेस सेविंग वाला एग्जिट दिलाया था। अच्छा, नंबर 2, अगर ये शायद वहां रहते उस दौरान में तो शायद वो और चीजें भी, और ये अफगानिस्तान के अंदर जो छोटा मोटा मसला आया है और उसकी वजह से जो रिपरकशंस आई है शायद ये भी ना आती, वो बेहतर तरीके से हल हो जाता। सो उस लिहाज से उन्होंने कहा कि हमने जाया किया है, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं ये समझता हूँ इट्स वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि एहतसाब होना चाहिए, हर एक का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उसको फर्दर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनके साथ साथ जो हाजिर सर्विस होती है, अगर वो भी कोई ऐसा काम करते हैं। और दूसरा ये था कि जनरल जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, उन्होंने और एहसन इकबाल ने, उन्होंने जब भी नाम लिए उन्होंने 2 बंदों का नाम एक साथ लिया है, एक तो जनरल बाजवा साहब का, दूसरा जनरल फैज साहब का। तो अगर इन दोनों का हर जगह पे नाम इकट्ठे आ रहे हैं और फिर अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ साहब के इनको एक साथ रखवाया और इन पे एहसान किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने, बिकॉज ऑफ द सुसर ऑफ जनरल बाजवा, जिनके उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो जब ये सारी चीजें इंटरलिंक है तो आई डोंट नो कि उनको बीच में क्यों वो नाम तो जब तक वो नाम तो हुमायूं साहब जब वो सर्विस में थे तब लिया जाता था इकट्ठे, सर्विस के बाद के जो इल्जामात लगे हैं उस पर कहा जा रहा है कि उनके कोई सियासी रवाबित थे। कादिर खान मंदोखेल साहब, आपकी जमात ने जो है इसको कहा है कि ये खुशाइन चीज़ है, आप समझते हैं कि एहतसाब यकीनी तौर पर सबका होना चाहिए, ये एक राइट स्टेप है जिस तरह आप सेनेटर साहब कह रहे हैं? हुमायूं साहब देखिए, आपको पता है कि इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था, उसने बोला कि ये जनरल फैज को गिरफ्तारी उनका इंटरनल मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। बल्कि इमाम मेमन साहब भी कल परसों तक मेरे साथ मुख्तलिफ चैनल में ये कहते थे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी दोबारा इमरान खान साहब का बयान है कि वो कौमी असासा है। वो कौमी असासा क्यों कह रहे हैं? उनको पता है कि उनको 2 जूते पड़ेंगे ना, वो तोते की तरह बोलेगा कि किस तरह उन्हें 9 मई की साजिश तैयार की थी, किस तरह उसने अदारों पे चढ़ाई कोशिश की है, किस तरह उसने जो है ना वो तख्ता पलटाने की कोशिश की है। और फिर और तो और छोड़ो, मैं खुद विक्टिम हूँ जनरल फैज का। इनके एक MNA जिसके खिलाफ नाइली के केस मैंने दाखिल किया, उसके लिए मुझे सेक्टर कमांडर ISI सिंध के दफ्तर कराची में 1.5 घंटा मुझे जो है ना यरगमाल बनाया, मुझे ऐसे बेजा में रखा, मुझे MNA की ऑफर हुई है, मुझे सेनेटर की ऑफर हुई है, मुझे 15 से 20 करोड़ की ऑफर हुई है, और जब मैं नहीं माना तो कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दिया, ठीक है। और हर 5-7 मिनट बाद जनरल फैज का फोन आता था सेक्टर कमांडर ISI का कराची का सिंध का कि बाबा यस और नो में जवाब ले लो। सो तो सवाल ये है कि मैं तो खुद विक्टिम हूं, और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं ज़ोक साहब। जब जनरल फैज कोर कमांडर पेशावर था उस वक्त अनिका GTV में थे, उसकी शो में, और नसीम ज़ेरा साहब 24 न्यूज में जो आज भी उनकी शो में आप रिकॉर्डिंग उठा के, उस वक्त आज जब ये कोर कमांडर थे। सवाल ये कि ये शख्स ने वो दहशतगर्दी फैलाई, इस शख्स ने वो साजिश किए। अब जो आपको पता है, जो 2 ब्रिगेडियर पकड़े गए, एक कर्नल पकड़ा गया, एक साबिक IG पकड़ा गया, किस बात पे? एक डिस्प्यूट। अभी भी वो इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर राब्ते में थे और वो मुख्तलिफ साजिश में बांग्लादेश मॉडल का साजिश तैयार कर रहे थे। 9 मई का तो कर नहीं, आपको लगता है कि 9 मई में उनका कोई किरदार हो सकता है? आप क्या समझते हैं, 9 मई में कोई किरदार हो सकता है उनका? 100% मैं कहता हूँ 9 मई का किरदार ही जनरल फैज की प्लानिंग है। उन्होंने इमरान खान के जरिए अमल दरामद कराया, क्योंकि वो सियासी लीडर है, उसके स्पीच से लोगों को उकसाया, आर्मी चीफ के खिलाफ, फौज के खिलाफ, JSQ पे धरना देने के खिलाफ, जलाओ गिराओ। वो जो कोर कमांडर की वर्दी लेके आए वो कौन था? वो इमरान खान का भांजा था। वो अल्फाज में टीवी पे नहीं कह सकता हूँ जो उस वीडियो में वो कहता है उस वर्दी के बारे में। सवाल ये कि ये सारी चीजें ताने बाने मिलेंगी। अब जनरल फैज ग्रिप में आ गए, अब PTI वाले परेशान हो गए। ठीक है, आप समझते हैं कि PTI वाले परेशान हो गए, PTI वाले से पूछ लेते हैं। लेकिन जफर हिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल है, मैं गुफ्तगू कर लूं। जफर हिलाल साहब, हम पहले हिस्से में बात कर रहे थे, वजीर आजम जो है वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जो है वो एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने पंजाब हुकूमत के हवाले से बात की, मरियम नवाज उनके हमरा बैठी हुई थी, लेकिन विफाक के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। और उन्होंने फिर एक सवाल दोहराया कि मुझे क्यों निकाला। आपको नहीं लगता कि 3 साल उनकी हुकूमत को हो गए, PDM की हुकूमत को हो गए, एक निगरान सेटअप बीच में आ चुका था, आज तक उनको इसका जवाब नहीं मिला? इसका जवाब आपको लगता है कहां जाकर उनको मिलेगा फिर? देखिए, अगर एक आदमी एक सवाल पूछ रहा है और कहता है कि मुझे जवाब नहीं मिला,
और वो आदमी कॉम्पोस्ट मेंटिस है, माने सेन आदमी है, अक्लमंद आदमी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ उस पर। वो समझते हैं नहीं मिला, उनको मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला। नहीं, उनकी पार्टी की हुकूमत भी है ना, तो आपको लगता है कि इतना मुश्किल सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल सकता उनको? अपनी हुकूमत होने के बावजूद इतना असर रसूख नहीं रखते वो? तो उनको अपने भाई से पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारी हुकूमत है, मुझे जवाब दो, और मैं जाऊंगा नहीं जब तक मैं जवाब तुम्हारे से नहीं लूंगा। लिख के दो, लिख के दे, फिर एक दफे उनको पता चल जाएगा, फिर देखेंगे वो क्या कहते हैं। तो आपको लगता है कि उन्होंने पूछा नहीं होगा अपने भाई से अभी तक? आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा है, तो अब उनके भाई तो पूछते होंगे। उनके भाई को तो पता है कि उनको ये सवाल का जवाब चाहिए, तो पूछना क्या है यार। पूरे पाकिस्तान को पता है। वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो लिख के दे दो क्यों निकाला, अगर तुम्हारे पास जवाब है। नहीं है तो कहो नहीं है। अब मैं से क्या पूछ रहे हैं ये सवाल कि उनको क्या सेटिस्फाई करेगा। ये फरमाइएगा, क्योंकि उनकी वो एक पार्टी के कायद हैं, और उस पार्टी के कायद जो है वो पंजाब के हवाले से तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन विफाक में जो कुछ होता है उस पर कोई बात नहीं करते। तो आपको लगता है उनका फोकस सारा पंजाब में है? जाहिर है, अगर उनका सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं तो ठीक है, पंजाब में ही होगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, ये फरमाइएगा, अब जो बात हम कर रहे थे 9 मई के हवाले से और इस गिरफ्तारी के हवाले से, इसमें एक चीज़ ये फरमाइएगा कि अब ये एक तासुर ज़रूर दिया जा रहा है कि आप लोगों की जमात पर घेरा तंग हो रहा है। ये तासुर भी दिया जा रहा है कि आपका जो इस्लामाबाद का ऑफिस था वहाँ से जब छापा मारा गया तो कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसके बाद कुछ सबूत सामने आए। तो आप लोगों ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी किया हुआ है इस मामले के हवाले से कि इस तमाम मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। अब आप क्या समझते हैं, क्या इस्लामाबाद के आपके ऑफिस के अंदर कोई ऐसा मवाद मौजूद था जिससे ये सिरा जोड़ा फिर जाकर? देखिए जी, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कौन सा मवाद था, क्या था, किस तरीके से सिरे ढोल रहे। ये पिछले 1.5 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि 9 मई में पीटीआई इन्वॉल्व है। आज तक हमें कोई सबूत नहीं मिला, आज तक एक प्रेस चार्ज नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो उस लिहाज से देखिए, जब तक वो कहते हैं ना, लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। तो जिस दिन आएगा, जिस दिन केस होगा, जिस दिन होगा, वो जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो इमरान खान के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के लिहाज से जितने केसेस थे उन सबको तो उड़ा दिए। दैट इज बेसिकली 9 मई के रेफरेंस से थे, तो वो तो खत्म हो गए। तो अब मुझे समझ नहीं आती है किस तरीके से, किन शवाहिद के बेसिस पे करेंगे। जो लेट देम ब्रिंग शवाहिद, हम उसके बाद उसको भी डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि लेकिन देखिए, जो क्योंकि वफाकी हुकूमत, अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं ना कि फैज हमीद के इक़दाम में बानी पीटीआई की ख्वाहिश शामिल थी। वफाकी हुकूमत कह रही है। देखिए, मुझे नहीं समझ आती आप लोग उसको इतना सीरियसली क्यों लेते हैं। वो जब बात करता है उसको तो सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। वो हुकूमत के तर्जुमान है ना। देखिए हुकूमत के तर्जुमान है। आई विश के वहाँ पे कोई एक पढ़ा लिखा, ये डॉक्टर तारिक जैसे कोई पढ़े लिखे लोग होते तो शायद कुछ मजा भी आता। पता नहीं किन किन को किस किस जगह लाके बिठा दिया है। सारे वो है, उनको आज तक जवाब नहीं मिल रहा क्यों नहीं निकाला। हालांकि 2 दफा तो खुद भागे थे, तो निकाला क्यों नहीं है। नंबर 2 ये था कि उन्होंने कहा कि यार आप MNA और क्वेश्चन आवर में डाल दो कि मुझे क्यों निकाला, तो मिनिस्टर जो होगा वो आपको बता देगा, या इंटीरियर मिनिस्टर और या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर आपको बता देगा कि आपको क्यों निकाला था। इसमें इतने मुश्किल क्या बात है? आप इधर उधर क्या पूछ रहे हो? जाके पार्लियामेंट में पूछो कि मुझे क्यों निकाला। क्वेश्चन आवर होता है, आई डोंट नो कि नेशनल असेंबली में होता है या नहीं होता, सेनेट में होता है। अगर नहीं होता तो सेनेट में बता दे, मैं उनके बिहाफ पे पूछ लूंगा कि जी मियां नवाज शरीफ को क्यों निकाला था। कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है जो इस मुल्क के साथ हो रहा है। एक उन्होंने कहा था कि जब हम आए थे, जब हमें निकाला गया था, देखिए एक बात याद रखिए, जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला था, पाकिस्तान का GDP 4.5 था या 4.7 था। जब उनको निकाल दिया, अगले 1.5 साल में पाकिस्तान का GDP 5.9, 5.87 इस तरह कुछ हो गया था। उनके निकालने के बाद पाकिस्तान ने तरक्की की थी। अच्छा, नंबर 2 आप देख लें, जब जब मियां नवाज शरीफ को मुल्क से निकाला है, उस दफा पाकिस्तान में GDP बेहतर हुई है। नंबर 3, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसमें देख लें, जब ये मुल्क से भाग गए थे तो 2 बजट उसके बाद पेश हुए, दोनों में 6 GDP के, एक में 6.2 और एक पे 5.97 था, दोनों में वो थे। जब ये पाकिस्तान में थे तो उस वक्त
फिच की रेटिंग B- थी। जब ये पाकिस्तान से निकल गए तो फिच की रेटिंग ये जो आदादोशुमार है ना, इसके गोरख धंधा जो है वो आम आवाम को समझ नहीं आता। आम आवाम को तो फौरी रिलीफ समझ आता है। मैं पीपल्स पार्टी से जानना चाहूंगा कि जो जुडिशल कमीशन का आपका मुतालबा है उस पर वो क्या कहते हैं। लेकिन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इस पर बात हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कादर खान मंदोखेल साहब, इस मुल्क में इल्ज़ामात हर दौर के अंदर रिपीटेडली वही लगते हैं। आपको क्या लगता है, अब जिस तरह 9 मई का एक मामला था और इतना अरसा हो गया, इसका कोई सद्देबाब नहीं निकला, कोई तहकीकात मुकम्मल होकर कोई वाज़े तौर पर सामने नहीं आई, 2-3 महीने यहाँ पर सुकून से गुजरते हैं और उसके बाद एक नई खबर सामने आ जाती है। आजकल जो पार्टी ज़ेर ताब है उसके हवाले से आ जाती है। आपको लगता है सिस्टम की ख़राबी है या पावर शेयरिंग में आपको लगता है एक फार्मूले के अंदर ख़राबी है जिसकी वजह से ये मामला होता है कि एक दौर के अंदर वो इल्ज़ामात लगते हैं और दूसरे दौर के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं? नवाज शरीफ साहब का जिक्र आपने खुद कर लिया था। देखिए, वो तो नवाज शरीफ साहब की जो बात की है, और मैं ये भी कह सकता हूँ, हो सकता है कि अगली हुकूमत में इमरान खान साहब इसी तरह क्लियर हो जाए। ये तो आपको पता है, पाकिस्तान में हमने देखा है। बाकी जो आपने सिस्टम की बात की, सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, कानून बड़ा वाज़ेह है। 1997 का इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ये कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर इस केस को ख़त्म होना है, चाहे वो बरी हो या सज़ा हो। अच्छा, अब उसके बाद जब तफ्तीश भी मुकम्मल है। आपको याद हो कि शुरू जहाँ तक मेरी नॉलेज है 9 GRT बनी थी, और उस 9 GRT ने जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट करके और उसके जो फाइंडिंग जमा कर दिए। अब सवाल ये जो इल्तवा का शिकार क्यों है, अब ये काम सरकार ने नहीं करना है। सरकार तो चाहता है डिले हो जाए या सरकार की दिलचस्पी नहीं होती, जैसा आम हमारी पुलिस प्रोसिक्यूशन होती है। ये काम होता है मुल्जिमान के वकील का और जज का। तो अब वो जज का काम ये होगा कि वो आईओ को बोले कि भाई आप चालान लेके आओ, गवाह लेके आओ। लेकिन वो उस सूरत में जब मुल्जिमान का वकील खड़ा होगा और वो ये कहे कि बाबा इतना अरसा हो गया, गवाही को बुलाओ और उस केस को खत्म करो। अब इनके वकील सारे टॉक शो से फुर्सत नहीं है, कोई MNA, कोई MPA, कोई तर्जुमान बने हुए। तो आप मुझे बताओ तो कि अपने आप हुकूमत तो नहीं जाएगी। हुकूमत को क्या दिलचस्पी है, सरकार को क्या दिलचस्पी है, प्रोसिक्यूशन को क्या दिलचस्पी है? दिलचस्पी तो नहीं, वो ये पेश नहीं होते तो फिर अदालत फैसला सुनाए और केस फारिग करे। अगर इनके अंदर दिलचस्पी है तो ये मामला लटकाया क्यों जाता है? यहाँ पर क्या सियासी फायदा लेने के लिए लटकाया जाता है? नहीं, अब असल में था ना, इनका एक ही नारा है कि CCTV लाओ। अब आप मुझे बता दो कि इमरान खान साहब का बांजा जब पकड़ा गया, जो पतलून लहरा रहा था और जो गलीज गुफ्तगू उस वीडियो के जरिए, कि क्या उसमें PTI ने इनकार किया कि जाली है? क्या उसके लिए फॉरेंसिक का कोर्ट में कोई दरखास्त दी है? नहीं दी है। अच्छा कादिर साहब, एक चीज यहाँ पे एक सवाल ले लीजिएगा कि CCTV फुटेज आ जाएगी तो वो मुकदमे भी तो खत्म हो जाएंगे ना, कि एक शख्स पर 5 जगह के मुकदमे दर्ज हैं, एक शख्स एक वक्त में 5 या 10 जगह मौजूद था। ना देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, CCTV कैमरे ये जरूर जो रोड पे बने हुए वो तो महफूज होंगे, मगर मिसाल कोर कमांडर हाउस या PTV पेशावर की बात करें, वो तो कंप्लीट राख हो गया। अब मेरे घर, मेरे दफ्तर में CCTV लगे हैं, मेरे सामने डिवाइस पड़ा है, वो प्लास्टिक का है, उसकी तारे प्लास्टिक की, रबड़ की है, कैमरे का कवर प्लास्टिक का है। तो ये जो सारे जल जाते हैं, और अक्सर आपने देखा है बैंक वगैरह या जो बड़ी डकैती होती है तो मुल्जिमान CCTV कैमरे साथ ले जाता है। तो जब वो जल गए या साथ ले गए तो उसका सबूत कहां से आ गया? चलो उसको भी छोड़िए, चलो ये सेनेटर साहब से जान लेते हैं जो भी इल्जाम लगाना है। तो एक मिनट आखिरी, जब आपके अपने लोगों ने जो वीडियो बनाया, वो जो एहसान न्याजी ने अपनी वीडियो बनाया, उस किसी वीडियो में तो आपने इनकार नहीं किया। दूसरा, इमरान खान साहब ने खुद माना कि 9 मई को हमने JSQ पे धरने का मैंने बोला है। माजी में कराची में अल्ताफ हुसैन कहता था भाई कल से हड़ताल पुरअमन, और हड़ताल क्या होता था? वो देखे ना पुरअमन एहतजाज का, वो कहते हैं हमारा हक है। मैं वक्त की किल्लत है, मैं जरा जान लेता हूँ। हुमायूं मोहम्मद साहब से इतने सवालात आपने उठाए, उनको जरा जवाब देने का मौका देते हैं ना। खान साहब ने कहा कि पेट्रोल बम हमने फेंके, पेट्रोल बम। मैं हुमायूं मोहम्मद साहब एक सवाल इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो सारे एडमिशन है कादिर साहब, अब हुमायूं साहब सवाल इसमें ये ले लीजिएगा, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से आपको इख्तलाफ, मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से आपको इख्तलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आपको इख्तलाफ, इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है उनसे आपको इख्तलाफ, मौजूदा हुकूमत से आपको इख्तलाफ। इतने इख्तलाफात से फिर PTI इस भंवर से कैसे निकलेगी? मैं इसको दूसरी तरीके से पोर्ट कर देता हूं। वो कहते थे फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, ठीक है? इन सबको इमरान खान से डर है,
क्या डर मैं है? आपको फ्लिप साइड बता रहा हूँ, इन सबको उससे डर है। अच्छा देखिए, चीफ जस्टिस साहब की जैसे आज उन्होंने 190 मिलियन पाउंड्स के ऊपर जो उन्होंने कमेंट किया है, एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज जहां पे इस केस ने आना है, और एट द सेम टाइम लेटर ऑन एंड एट द सेम टाइम एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो एक ऐसे केस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं जो इस वक्त छोटी अदालत में लगा हुआ है। ये दोनों जो है मेरी नजर में ये गलत है, खिलाफ कानून है, एथिक्स के और मॉरल उसके जो 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 वैल्यूज होते हैं ऑफ द जुडिशरी उसके खिलाफ है। ठीक है, ये एक मैसेज होता है, ये इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका होता है। और उस लिहाज से नंबर 2, इमरान खान वैसे ही नहीं कहता कि एक तो ये लोग सारे क्या कह सकते हो कि अनपढ़ हैं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। ये याद रखें जी, जो सीसीटीवी लगे होते हैं ना, वो सामने लगे होते हैं, और सीसीटीवी के जो फाइल होती है, जो चीज होती है, वो आजकल के जमाने में रिमोट जगह पे होती है। हमने देखा हुआ है कितनी जगहों पे होता है, जैसे उन्होंने खुद कहा है कि बैंक में जब डकैती हो जाती है वो कैमरे ले जाते हैं, लेकिन फिर भी चोरों की तस्वीरें तो आ जाती हैं, सारी चीजें आ जाती हैं, और उनके बैकअप्स भी होते हैं। और आपका क्या ख्याल है, ये कोई कादिर मंदोखेल साहब का ऑफिस तो नहीं है जिसमें इन्होंने 50-60 रुपए वाली चीज लगा ली होगी, क्योंकि कंजूस तो ये है नहीं है जरा। तो उसमें ये तो हम बात कर रहे हैं कोर कमांडर के ऑफिस की, हम बात कर रहे हैं उसकी GHQ की, हम बात कर रहे हैं मियां वाली के उसकी, हम इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो ये सारी होंगी। तो हुमायूं साहब उन्होंने साथ ये भी जिक्र किया कि वो हसन न्याजी की वीडियो थी या दीगर की जो वीडियो थी, जिसके अंदर वीडियो के अंदर आए, जो वीडियो के अंदर सामने आ रहे हैं, आप समझते हैं उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए? इट इज आप और मैं नहीं है, ये बेसिकली जैसे इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उसके ऊपर जिस तरीके से केसेस जल्दी कराए हैं, उन केसेस के गलत तरीके से उनको प्रोसिक्यूट कराया है, जैसे बल्कि परसिक्यूट कराया, और जैसे उनके खिलाफ डिसीजन ले रहे हैं, तो ये भी करवा लें, जरा जाके शोर मचा लेना कि जी आप लोग ये केस ले लें। 2 चीफ जस्टिस तो इनके हैं, इनके साथ मिले हुए सारे, उनको जाके केस लगवा लें, वो जाके करवा दें कि यार ये केस है और ये केस है, करवा लें। उसके बाद जिस दिन ये चीज आएगी, कोई भी वीडियो आएगी, उस पर हम भी जिरा करेंगे, ये भी जिरा कर ले। अगर ये लोग प्रूफ करने में कामयाब हो गए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, डू यू रियली बिलीव कि अगर इनके पास कोई ऐसा सबूत होता जो इम्प्लीकेट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, ये ना दिखाते? आर यू रियली किडिंग मी? इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये सबूत नहीं है, इसीलिए तो इमरान खान को मुख्तलिफ घटिया केसों में इन लोगों ने अंदर किया हुआ है। अच्छा कादिर खान अच्छा इनसे जान लेते हैं ना। कादिर खान मंदोखेल साहब, मुझे एक बात बताएं, मैं इनसे सवाल भी कर लेता हूं ना। आपको पता है नॉन लीग में मुलव्विस हैं, आपने एक ऐसी पार्टी जो 9 मई में मुलव्विस थी उसको हुकूमत बनाने की ऑफर भी दी थी। ये चीजें तो अब आ गई ना सामने, ओ भाई ये तो सारी अब सामने आ गई ना। और फिर दूसरी बात ये कि जिस पार्टी पे भी या जिस ग्रुप पे भी इल्जाम हो, मैं पीटीआई के बारे में ये कहूंगा, पीटीआई एक बस है, अगर वो बस कोई चला के जेएसक्यू की दीवार से टकराए, आप बस को पाबंदी नहीं लगा सकते हो, आप उसके ड्राइवर को बंद कर सकते हो, मुसाफिरों को बंद कर सकते हो। तो हम एक जमहूरी कल्चर पे, जो हमारे सामने आजाद उम्मीदवार थे, वो एक पार्टी से ताल्लुक थे उनके, हमने बहैसियत जमहूरी कल्चर उनको ऑफर किया। आप जैसा इनको खैबर पख्तूनख्वा जो पहली मरतबा हुकूमत थी, तो नवाज शरीफ साहब ने इसको ऑफर किए, हालांकि मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब और हम सारे मिलके हुकूमत बना सकते थे, उन्हें कर नहीं, इनकी मेजॉरिटी है, उनको बनने दो। सवाल ये कि हमने ऑफर किए तो हमने कौन सा गुनाह किया? हमने तो जमहूरी कल्चर को प्रूव दिया। यानी आप समझते हैं कि जमहूरी कल्चर हिस्सा था और जिसकी अक्सरियत उसको आना चाहिए। अब क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं कि ये जो आईनी और कानूनी मामलात हैं जिसकी वजह से मुल्क में बहुत से सवालिया निशान मौजूद हैं, इनका जवाब जल्द हमें मिल जाएगा। ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।